नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल द जीके जोन में स्वागत है। आज हम नेशनल जीके के टॉप 25 क्वेश्चन करेंगे जो आपके आने वाले वो CET 2025 हो या एचटेट हो या SSC का कोई एग्ज़ाम हो या अदर किसी भी स्टेट का या सेंटर का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। टोटल 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ न्यू क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन आप साथ के साथ आंसर दीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन ठीक हुए। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कालबेलिया किस राज्य में इसी नाम की जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य है? देखिए, कालबेलिया नाम की एक जनजाति है जो एक नृत्य करती है और उस नृत्य का नाम भी कालबेलिया है। हमें बताना है कि इनमें से किस राज्य का वो नृत्य है। ऑप्शन रहेंगे आपके उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कालबेलिया जो है राजस्थान की एक जनजाति है और कालबेलिया नृत्य भी इसी कालबेलिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इस नृत्य को सपेरा नृत्य या स्नेक चार्मर डांस के नाम से भी जाना जाता है। 2010 के अंदर यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में इस नृत्य को शामिल किया गया है। तो यहाँ आपका राइट आंसर था राजस्थान। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है, अशोक के निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख कुछ उत्सवों में जानवरों की बलि पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसमें शायद जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध भी शामिल है? मतलब अशोक का ऐसा कौन सा शिलालेख है जिससे हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने जानवरों की हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? ऑप्शन रहेंगे आपके शिलालेख फर्स्ट या स्तंभलेख 5, शिलालेख 9 या शिलालेख 11। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा शिलालेख फर्स्ट। शिलालेख फर्स्ट जो है ये आपका राइट आंसर है। शिलालेख फर्स्ट से हमें जानकारी मिलती है कि राजा ने पशुवध पर या किसी उत्सव समारोह के समय पशुवध पर प्रतिबंध लगा दिया था। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो है, भारत में मौद्रिक नीति संचालन का दायित्व निम्न में से किसके सौंपा गया है? मौद्रिक नीति जो है उसका संचालन निम्नलिखित में से किस संस्था को सौंपा गया है? ऑप्शन है आपके भारतीय स्टेट बैंक, केंद्र सरकार, वित्त आयोग या भारतीय रिजर्व बैंक। राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। आप जैसा कि सब जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक जो है वो करेंसी जारी करता है, भारत का रिजर्व बैंक है, और जो मौद्रिक नीति का संचालन है वो रिजर्व बैंक को सौंपा गया है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्रजाति को कश्मीर हिरन भी कहा जाता है? ऑप्शन रहेंगे हंगुल, बारासिंगा, संगाई, चीतल। राइट आंसर हो जाएगा हंगुल। हंगुल को कश्मीर हिरन के नाम से भी जाना जाता है। हंगुल जो है वो, या उसको दूसरा नाम उसका कश्मीरी हिरन भी है, ये जम्मू कश्मीर का राज्य पशु है और ये दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान जो जम्मू कश्मीर में ही मौजूद है वहाँ पर इन्हें पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति द आर्ट ऑफ प्लंडर उपन्यास का लेखक है? एक उपन्यास है जिसका नाम है द आर्ट ऑफ प्लंडर। हमें बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। आपके ऑप्शन है आलेख्या तालपत्रा, अभय के, जुपिंदरजीत सिंह या बी के शिवानी। तो राइट आंसर हो जाएगा आलेख्या तालपत्रा। आलेख्या तालपत्रा जो है, तालपत्रा जो है, इसी व्यक्ति ने द आर्ट ऑफ प्लंडर लिखा है, या मैं यूँ कहूँ कि द आर्ट ऑफ प्लंडर के जो पब्लिशर हैं वो आलेख्या तालपत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष पंडित भीमसेन जोशी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? पंडित भीम सिंह जोशी जो हैं वो भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा के एक प्रसिद्ध गायक थे और उन्हें भारत का सबसे सर्वोच्च जो सिविल अवार्ड है या नागरिक सम्मान है वो दिया गया था। हमें बताना है कब दिया गया था। आपके ऑप्शन रहेंगे 2002, 2004, 2006 या 2009।
तो राइट आंसर हो जाएगा 2009। 2009 के अंदर पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व गर्म करने पर भी तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करता लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है? ऑप्शन रहेंगे सोडियम, लोहा, तांबा या मैग्नीशियम। राइट आंसर हो जाएगा तांबा। तांबा है जो गर्म करने पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो रिएक्शन नहीं करता है लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन जरूर करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम या NRDPWP किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन रहेंगे आपके 2015, 2018, 2009 या 2006। राइट आंसर हो जाएगा 2009। 2009 के अंदर इसको शुरू किया गया था। इसका जो NDRPWP है, इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध करवाना या न्यूनतम आधार पर खाना पकाने के जल की आपूर्ति को न्यूनतम जल गुणवत्ता मानक के साथ सुनिश्चित करना। तो राइट आंसर 2009। अगला क्वेश्चन है, किसी राज्य के लेख से संबंधित भारत के CAG या कैग की रिपोर्ट को खालिस्तान को प्रस्तुत की जाएगी। यानी कि किसी भी राज्य की जो कैग से संबंधित जो रिपोर्ट है वो किसे प्रस्तुत की जाएगी? ऑप्शन रहेंगे आपके राज्य के राज्यपाल को, राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के वित्त मंत्री को या राज्य के मुख्य आर्थिक सलाहकार को। तो राइट आंसर है राज्य के राज्यपाल को। देखिए, किसी भी राज्य का जो लेख से संबंधित जो कैग की रिपोर्ट होती है वो हमेशा राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल फिर उसको स्टडी करके फर्दर उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो राइट आंसर राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य अपने उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यानी कि 3 दिशा से, उत्तर पश्चिम और दक्षिण दिशा से बांग्लादेश से जो घिरा हुआ है वो भारत का राज्य कौन सा है? ऑप्शन है त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम या असम। तो राइट आंसर है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से, उत्तर दिशा से, पश्चिम से और दक्षिण से बांग्लादेश राज्य से घिरा हुआ है। नेक्स्ट है, भारत में टावर ऑफ साइलेंस निम्नलिखित में से किस धर्म के से संबंधित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। टावर ऑफ साइलेंस जो है वो भारत में निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंध रखता है? ऑप्शन रहेंगे आपके पारसी धर्म, इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा पारसी धर्म। टावर ऑफ साइलेंस का संबंध पारसी धर्म से माना जाता है और इसे दखमा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक गोलाकार शेप में होता है जो जिस पे छत नहीं होती और एक उठी हुई संरचना होती है जिसे पारसियों द्वारा अंतिम यात्रा के लिए बनाया जाता है। या मृतकों के शवों को भी यहाँ रखा जाता है। ठीक है, तो जो टावर ऑफ साइलेंस है वो पारसी धर्म से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात रिक्स्थान वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। तो हमें बताना है भारत के अंदर जो बच्चों का निर्भरता अनुपात है वो कितने उम्र से कितने उम्र तक की संख्या का माप है। ऑप्शन है आपके 0 से 21, 0 से 14, 0 से 16 या 0 से 18। राइट आंसर है 0 से 14। भारत के अंदर अगर मैं भारत की बात करूं तो बच्चों का जो निर्भरता अनुपात है वो 0 से 14 वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप होता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल में सामाजिक सुधारों का अग्रदूत था? ऑप्शन रहेंगे आपके धर्म सभा, आत्मीय समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मीय समाज। आत्मीय समाज जो है बंगाल के अंदर काफ़ी फेमस हुआ था और बंगाल में सामाजिक और धार्मिक सुधारों का अग्रदूत के रूप में इसको जाना जाता है। ये एक दार्शनिक चर्चा मंडली थी। इस एसोसिएशन की जो शुरुआत हुई थी वो राजा राम मोहन राय ने 1815 के अंदर कोलकाता में की थी। तो राइट आंसर इज आत्मीय समाज। नेक्स्ट है, 2024 में
सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर, सॉरी ये स्नाइपर नहीं, स्नाइपर है, स्नाइपर कौन बनी है? ऑप्शन इज पूनम यादव, अंजलि सिंह, सुमन कुमारी या सुनीता शर्मा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। सुमन कुमारी जो है, जो सुमन कुमारी है वो बीएसएफ की या सीमा सुरक्षा बल की पहली महिला स्नाइपर बनी है। नेक्स्ट है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं। देखिए उल्कापिंड जो होते हैं जब वो पृथ्वी की तरफ अग्रसर होते हैं, आपने टूटता हुआ तारा देखा होगा, टूटते हुए तारे को ही उल्कापिंड कहा जाता है, या मैं यूँ कहूँ कि उल्कापिंड ही टूटते हुए तारे कहलाते हैं। जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाते हैं तो उनके अंदर आग लग जाती है, वो जल जाते हैं, जिससे हमें वो टूटता हुआ तारा नजर आता है। ऐसा लगता है कि एकदम से बहुत तारा जोर से चमका और फिर जल गया। तो हमें बताना है कि कौन सी वायुमंडल की परत है जिसमें वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जो उल्का पिंड है वो जल जाते हैं। ऑप्शन रहेंगे आपके क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल या तापमंडल। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समताप मंडल, मध्यमंडल। राइट आंसर हो जाएगा मध्यमंडल। देखिए जब उल्का पिंड वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जैसे वो मध्यमंडल में पहुंचते हैं वहाँ इनके ऊपर जो वायुमंडल है उसका घर्षण से इनके अंदर आग लग जाती है और वो जलकर नष्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर इज मध्यमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारत के प्रधानमंत्री या किसका भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल सबसे कम रहा? यानी कि सबसे कम समय का जो कार्यकाल है वो भारत के किस प्रधानमंत्री का रहा? ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर और एच.डी. देवगौड़ा। तो देखिए इसके अंदर जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे इनका कार्यकाल लगभग 216 दिन का रहा था, 9 जून 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक, लगभग एक वर्ष और 216 दिन के रूप में रहा था। चौधरी चरण सिंह यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौधरी चरण सिंह की अगर मैं बात करूं तो इनका कार्यकाल 170 दिन का रहा था, 28 जुलाई 1979 से लेकर 14 जनवरी 1980 तक। और ये ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कभी भी संसद का सामना नहीं किया, मतलब संसद का कोई भी अधिवेशन होने से पहले ही इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ गया था। नेक्स्ट ऑप्शन था चंद्रशेखर। चंद्रशेखर जी की अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर जी का कार्यकाल लगभग 223 दिन का रहा था, 10 नवंबर 1990 से लेके और 21 जून 1991 तक। उन्होंने भी कभी किसी मंत्रालय में मंत्री के रूप में काम नहीं किया। और नेक्स्ट ऑप्शन थे हमारे एच.डी. देवगौड़ा जी। इनका कार्यकाल 324 दिन का रहा था, 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस तिथि को मनाया जाता है? शिक्षक दिवस आप लोगों ने सुना होगा जो 5 सितंबर को मनाते हैं। यहाँ बात हो रही है शिक्षा दिवस की। ऑप्शन रहेंगे 28 फरवरी, 5 जून, 11 नवंबर या फिर 1 दिसंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा 11 नवंबर। प्रत्येक साल 11 नवंबर को हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के जो पहले शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इस दिन उनकी जयंती होती है और उन्हीं की जयंती के उपलक्ष्य में 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया? ऑप्शन रहेंगे दोस्तों आपके रामपुर, जूनागढ़, फरीदकोट, पोरबंदर। देखिए राइट आंसर जो यहाँ आपका हो जाएगा वो हो जाएगा जूनागढ़। जूनागढ़ जो रियासत थी, यहाँ का जो नवाब था उस समय, उसने अपने आप को पाकिस्तान में शामिल करने का घोषणा कर दी थी, लेकिन भारत की दखलंदाजी के बाद एक जनमत संग्रह करवाया गया, मतलब जनता से पूछा गया कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। तो जब जनमत संग्रह का जो नतीजा आया
उसमें मैक्सिमम लोगों ने ये कहा कि हम भारत में ही रहना चाहते हैं, और फिर जूनागढ़ रियासत को भारत में शामिल कर लिया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा जूनागढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने अगस्त 1947 में भारत की स्वतंत्रता के अवसर का जश्न मनाने के लिए लाल किले पर शहनाई बजाई थी? ऑप्शन रहेंगे अनंतलाल, वसंत देसाई, अली अहमद हुसैन खान और बिस्मिल्लाह खान। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान मशहूर शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह खान ने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई बजाई थी। वे अपने वाद्य यंत्र से राष्ट्र की जय जयकार करने वाले पहले भारतीय थे। अगला क्वेश्चन है, कलमकारी कपड़े पर हस्त चित्रों की पारंपरिक कला निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुई? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। जो कलमकारी जो कला है, जो कपड़े पर हस्त चित्रों की जो एक कला है, वो सबसे पहले कहाँ आई? आंध्र प्रदेश में उत्पन्न हुई। अगला क्वेश्चन है, वह कौन से प्रधानमंत्री हैं जिसने पद पर सबसे लंबे समय तक पद संभाला है? या भारत के इनमें से कौन से ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत रहे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, मनमोहन सिंह, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। तो राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। 1955 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। पंचायती राज को देने वाले जवाहरलाल नेहरू ही थे। सबसे पहले आपको पता ही होगा, राजस्थान से इन्होंने पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, जिनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल रहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा प्रस्तावित राजस्व घाटा की अवधारणा पेश की गई थी? ऑप्शन इज राजीव महर्षि समिति, रंगराजन समिति, जीबी रामकृष्ण समिति या राजा चेलिया समिति। तो राइट आंसर है रंगराजन समिति। रंगराजन समिति के द्वारा ही राजस्व घाटा की अवधारणा को पेश किया गया था। नेक्स्ट है, अमूल से दूध और दूध उत्पादों में सहकारी समितियों की सफलता की कहानी है जो देश में श्वेत क्रांति लेकर आई थी। हमें बताना है कि अमूल जो है वो कहाँ की कंपनी है? ऑप्शन है दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या गुजरात। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। एक सहकारी समिति है, सहकारी समिति है जिसको किसान आपस में मिलकर चलाते हैं, और इसका जो राइट आंसर है वो है गुजरात। अगला क्वेश्चन है, भारत में ऋतुओं के संबंध में काल बैसाखी शब्द भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है आपके पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, पंजाब, केरल। तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। काल बैसाखी का संबंध जो है वो पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में बड़ी तेज गति से बारिश के साथ तड़ित झंझा होती है, जिसे स्थानीय भाषा में वहाँ इसको काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये ग्रीष्म ऋतु में आती है और बैसाख के महीने में, मतलब अप्रैल और मई के महीने के अंदर ये होती है, इसलिए इसे काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ये जो काल बैसाखी है, इसकी जो शुरुआत होती है वो छोटा नागपुर के पठार से होती है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम गलियारा जो स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक भाग है, भारत के किन दो शहरों को जोड़ता है? ऑप्शन है अहमदनगर और इम्फाल, सिलचर और पोरबंदर, जयपुर और गंगटोक, गांधीनगर और सिलचर। राइट आंसर है सिलचर और पोरबंदर। जो हमारा स्वर्ण चतुर्भुज है, इसके दो गलियारे हैं, उत्तर से पश्चिम और पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। इसका जो पूर्व से पश्चिम का जो गलियारा है वो असम के सिलचर को, जो कि पूर्व में पड़ता है, और गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है, जो कि पश्चिम में पड़ता है। स्वर्णिम चतुर्भुज आप लोगों के ने इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। इसकी जो टोटल दूरी है वो 5846 किलोमीटर की इसकी टोटल दूरी है।
तो ये थे दोस्तों आज के हमारे नेशनल जीके से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन। हमारे चैनल पे आपको अब कंटिन्यू हरियाणा जीके और नेशनल जीके से संबंधित जो वीडियो हैं एमसीक्यू के रूप में आपको मिलती रहेंगी, जिसे आप अपनी रिवीजन कर सकते हो, जिसे आप अपने रिवीजन का अंदाज़ा लगा सकते हो कि अभी हमारी रिवीजन कितनी है। अगर आप के इन 25 क्वेश्चन में से 18-20 के आसपास, अगर आप क्वेश्चन में 22 के आसपास अगर आप क्वेश्चन ठीक कर रहे हैं, तो आप समझोगे कि आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल ठीक चल रही है।